हेलो स्टूडेंट, सरल रेखा स्ट्रेट लाइन का पार्ट 8। आप लोगों ने रेखा के समीकरण निकालने की मेथड सीख ली थी। रेखा का समीकरण निकालने का आप लोगों ने लास्ट मेथड सीखा था कि यदि आपको कोई रेखा द्वारा एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड ये वाली लंबाई दी हो और रेखा द्वारा वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड ओ बी दिया हो, तो ओ ए को आप ए मानना, ओ बी को आप बी मानना, और रेखा का समीकरण होगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। हमने इस रेखा का परिचय करवाया था। इस रेखा का नाम हमने कहा था अंतःखंड। देखिए, इसमें एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड ए दिया और वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड बी दिया, इसलिए हमने इस रेखा का नाम रखा था अंतःखंड रूप की अंतःखंड रेखा का समीकरण। ज्यादा नहीं, ये अंतःखंड रूप में जो रेखा दी होती है, अंतःखंड के फॉर्म में जो रेखा दी होती है, उसका समीकरण है। इसके पहले हमने जो आपको रेखा का समीकरण निकालना सिखाया था, मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई P दी हो, मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई P दी हो और लंब का धन एक्स से झुकाव अल्फा दिया हो, लंब का धन एक्स से झुकाव अल्फा दिया हो, तो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। इसे लंब रूप की रेखा कहते हैं। परपेंडिकुलर फॉर्म में जो रेखा दी होती है, लंब रूप रेखा का समीकरण रेखा का लंब रूप कहलाता है। ये रेखा का परपेंडिकुलर फॉर्म, इसे बोलते हैं आप। अब आपका परिचय हो गया। देखिए, एक्स वाला पद इस तरफ, वाई वाला पद इस तरफ, अचर राशि इस तरफ है। एक्स वाला पद इस तरफ है, वाई वाला पद इस तरफ है, कांस्टेंट टर्म इस तरफ है, तो उसे रेखा का लंब रूप बोलते। लंब रूप में रेखा बोलेंगे एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये रेखा का अंतःखंड रूप कहलाता है, ठीक है। और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखिए, यदि y अक्ष पर कटा अंतःखंड, अकेला y अक्ष पर कटा अंतःखंड दिया हो तो उसे c बोलते हैं, और रेखा का धन एक्स से झुकाव थीटा दिया हो तो इससे आप m निकाल लेंगे। ये देखिए, c क्या है, y अक्ष पर कटा अंतःखंड, और m क्या है, प्रवणता, तो इसे बोलेंगे प्रवणता अंतःखंड रूप। क्या बोलते थे, प्रवणता अंतःखंड, अंतःखंड रूप, प्रवणता अंतःखंड रूप। ये रेखा का अंतःखंड रूप का समीकरण है। ये अंतःखंड के फॉर्म में रेखा, केवल इसमें अंतःखंड है, इसमें देखिए प्रवणता भी है और अंतः, तो इसे बोलेंगे प्रवणता अंतःखंड रूप। ये रेखा का लंब रूप कहलाता, ये रेखा का अंतःखंड रूप कहलाता। देखिए, अकेला अंतःखंड रूप, ये बोला जाता प्रवणता अंतःखंड रूप, इसे बोलते लंब रूप। और देखिए, रेखा का व्यापक समीकरण, रेखा की जनरल इक्वेशन, रेखा का व्यापक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ये रेखा की जनरल इक्वेशन कहलाती है। रेखा व्यापक समीकरण। इस वाले ए का इस वाले ए से कोई लेना देना नहीं है।
इस वाले ए का इस वाले ए से, ये ए अलग है, ये तो एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड है, लेकिन ये वाला ए है ना, ये एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड नहीं है। ये बी है ना, ये वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड है, ये बी वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड नहीं है। इसी प्रकार ये ए बी सी कोई भी रियल नंबर है, ए बी सी कोई भी वास्तविक संख्याएं हैं, इस ए से इस ए की तुलना नहीं करना, इस बी से इस बी की तुलना नहीं करना। ये रेखा का जनरल समीकरण कहलाता है, व्यापक रूप कहलाता है रेखा का। ठीक है, तो ये ए अलग है, ये ए अलग है। जैसे हमने आपसे बोला ना कि 3x + 4y + 5 = 0, तो x का कॉफिशिएंट a कहलाता, y का कॉफिशिएंट b कहलाता और अचर राशि c कहलाती। रेखा का जनरल फॉर्म में आपने देखा होगा, जनरल फॉर्म में x वाला पद भी इस तरफ है, y वाला पद भी इस तरफ है, कांस्टेंट टर्म भी इस तरफ है। यदि x वाला पद भी इस तरफ हो, y वाला पद भी इस तरफ हो, कांस्टेंट टर्म भी इस तरफ, तो इसे रेखा का जनरल फॉर्म कहते हैं, रेखा का व्यापक समीकरण कहते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, ये अंतःखंड रूप है। इस ए और इस बी को, ये इस लंबाई को ए बोलते, इस लंबाई को बी बोलते। यहाँ पे x का कॉफिशिएंट a, y का गुणांक b, अचर राशि c मानी जाती है। ये रेखा का जनरल फॉर्म है, अंतःखंड रूप, लंब रूप और प्रवणता अंतःखंड रूप। अब हमने आपको रेखा का नामकरण कर दिया, हमने रेखा का नामकरण कर दिया है। अब हम कभी बोलेंगे तो हम ये बताएंगे ये किस रूप की रेखा है। ठीक है, तो आपका ये पुराना परिचय हो गया, ये पुराना हमने आपको पढ़ाया था उसका परिचय है। अब देखिए क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, ये हमने आपको पुराना अभी आप बताया कि रेखा के आपने 4 रूप पढ़े थे, उनके कैसे रेखा का समीकरण निकाला था। ठीक है, देखिए अब जो रेखा का समीकरण आ रहा -3,5, यहां पे चित्र का बहुत महत्व है। अगर आप चित्र नहीं समझ पाएंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। -3,5 से जा रही है रेखा, देखिए -3,5 से जाने वाली तथा दोनों अक्षों की धनात्मक दिशा में समान लंबाई के अंतःखंड काटने वाली रेखा का समीकरण बताइए। देखिए दोनों अक्षों की धनात्मक दिशा में समान लंबाई के अंतःखंड काट रही है रेखा, यानी x अक्ष पर भी उतना ही अंतःखंड काट रही है जितना कि y अक्ष पर काट रही है। देखिए ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। -3,5 तो सेकंड चतुर्थांश में होता, -3,5 1 2 3 1 2 3 4 5। देखिए ये -3,5 से रेखा जा रही है और दोनों अक्षों पर, देखिए दोनों अक्षों पर ये x अक्ष पर कटा अंतःखंड है और ये y अक्ष पर कटा अंतःखंड है, ये समान लंबाई के हैं। माना x अक्ष पर काटा अंतःखंड a है तो y अक्ष पर काटा अंतःखंड भी a होगा। देखिए यहां पे आप एक अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। देखिए -3,5 सेकंड क्वाड्रेंट में होगा कि नहीं होगा, और अक्षों पर समान लंबाई के अंतःखंड काट रही है। देखिए माना रेखा द्वारा सॉल्यूशन शुरू हो गया, उसने कहा उस रेखा का समीकरण बताइए जो दोनों अक्षों पर समान लंबा, जो दोनों अक्षों की धनात्मक दिशा में, यानी धन x अक्ष पर और धन y अक्ष पर समान लंबाई के अंतःखंड काटती है। माना रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा अंतःखंड, माना रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा अंतःखंड a है,
ओ इक्वल टू ए है। माना रेखा द्वारा एक्स अक्ष पर काटा अंतःखंड ओ इक्वल टू ए है और रेखा द्वारा तथा रेखा द्वारा वाई अक्ष पर काटा अंतःखंड ओ बी इक्वल टू ए है। दोनों अक्षों की धनात्मक दिशा में, देखिए दोनों अक्षों की धनात्मक दिशा में समान लंबाई का अंतःखंड काट रही है। यदि एक्स अक्ष पर धन ए अंतःखंड काट रही है तो वाई अक्ष पे भी धन ए अंतःखंड काट रही है। दोनों अक्षों की धनात्मक दिशा में, यानी धन एक्स अक्ष पर ए और धन वाई अक्ष पर भी ए अंतःखंड समान लंबाई का है ना। बताइए, इसलिए रेखा ए बी का समीकरण क्या हो जाएगा? इसलिए रेखा ए बी का समीकरण, रेखा ए बी का समीकरण, देखिए उसने कहा -3,5 से जाने वाली रेखा कैसे होकर जा रही है? -3,5 से जा रही है और दोनों अक्षों पर समान लंबाई के अंतःखंड, दोनों अक्षों की धनात्मक दिशा में समान लंबाई का अंतःखंड काट रही है। हमने मान लिया कि माना रेखा द्वारा एक्स अक्ष पर काटा अंतःखंड ए है व वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है, वाई अक्ष की धनात्मक दिशा, ठीक है। एक्स अक्ष की धन दिशा में हमने मान लिया कि ए अंतःखंड कट रहा तो वाई अक्ष की धन दिशा में भी ए अंतःखंड कटेगा। बताइए, आपको एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड ए दिया, वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड ए दिया, इसलिए रेखा का समीकरण क्या होगा? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1, क्योंकि एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड ए दिया और वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड भी ए है। अब आप ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसलिए x प्लस वाई इक्वल टू ए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए, रेखा का समीकरण आपने निकाल लिया। अब आप क्या करेंगे बताइए? ये रेखा कौन से बिंदु से होकर जा रही है? -3,5 से जा रही है, क्योंकि रेखा एक -3,5 से भी जाती है, अतः संतुष्ट करेगी, संतुष्ट करेगी के लिए क्या करेंगे आप? x के स्थान पर आप -3 रख दीजिए, -3 रख दिया, प्लस y के स्थान पे आप 5 रख दीजिए, इक्वल टू है, तो इससे a इक्वल टू 2 आ जाएगा। देखिए यहां देखिए, उसने कहा कि ये रेखा, पहले तो उसने ये कहा कि अक्षों की धनात्मक दिशा में समान लंबाई के अंतःखंड काट रही है। हमने मान लिया कि माना रेखा द्वारा एक्स अक्ष पर काटा अंतःखंड ए है तो वाई अक्ष पर काटा अंतःखंड भी ए होगा, तो रेखा का समीकरण क्या होगा? x प्लस वाई इक्वल टू ए। बताइए, ये रेखा कैसे होकर जा रही है? -3,5 से जाती है, अतः संतुष्ट करेगी। x -3 प्लस वाई 5 इक्वल टू ए, तो a इक्वल टू 2 आएगा। a इक्वल टू 2 आप एक में इक्वेशन 1 में एक a इक्वल टू 2 रख दिए, पुट a इक्वल टू 2 इन 1। इक्वेशन 1 में आप a इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये रेखा का अभिष्टमिक है, यही आपका आंसर होगा। देखिए, जो रेखा थी अक्षों की धनात्मक दिशा में समान लंबाई के अंतःखंड काट रही थी। रेखा अक्षों की धनात्मक दिशा में, धन एक्स अक्ष पर हमने मान लिया ए अंतःखंड काट रही है रेखा, और धन वाई अक्ष पे भी ए लंबाई का अंतःखंड काट रही है, तो रेखा का समीकरण ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू ए। बताइए, रेखा एक कैसे होकर जा रही है? रेखा एक -3,5 से भी जाती है, अतः संतुष्ट करेगी। तो x को लिख दीजिए आप -3, y को लिख दीजिए 5, इससे a इक्वल टू 2 आ जाएगा। a इक्वल टू 2 आप यहाँ पुट कर दीजिए तो रेखा का अभिष्ट समीकरण आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 2।
संतुष्ट करेगी का मतलब ये है कि देखिए पहले आपने इस रेखा का समीकरण निकाल लिया, आपने इस रेखा, और ये देखिए रेखा उसने कहा था ये -3,5 से भी जा रही है, ये रेखा इस -x के स्थान -3 y के स्थान 5 रख दी, इससे a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू वापस यहाँ रख दीजिए तो रेखा का अभीष्ट समीकरण आ जाएगा। ये है रेखा का अभीष्ट समीकरण यानी आंसर। ठीक है, उतार लीजिए। देखिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखिए, -3,4 से जाने वाली तथा दोनों अक्षों पर बराबर परंतु विपरीत चिन्हों के अंताखंड काटने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, चित्र समझिए, चित्र से ही सब कुछ समझ में आता है। अगर आपने ऐसी रेखा बना दी तो आप कहेंगे कि ये तो धनात्मक अक्षों पर है, दोनों ये धनात्मक अक्षों पर है। तो उसने ये कहा यानी x अक्ष पर काटा अंतःखंड भी धन का है और y अक्ष पर काटा अंतःखंड धन का है, तो ये तो चित्र नहीं होगा। उसने ये कहा कि -3,4 से जाने वाली और दोनों अक्षों पर बराबर किंतु विपरीत चिन्ह। देखिए यानी x अक्ष पे अंतःखंड अगर धन का है तो y अक्ष पे ऋण का होना चाहिए। x अक्ष पे धन का अंतःखंड कट रहा तो y अक्ष पे ऋण का होना चाहिए, लेकिन चिन्ह तो विपरीत है कि लंबाई बराबर होना चाहिए। देखिए फिर से पढ़िए, -3,4 से जाने वाली, -3,4 से जाने वाली तथा दोनों अक्षों पर बराबर किंतु विपरीत चिन्ह के अंताखंड काटने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। बताइए, x अक्ष पर काटा अंताखंड, देखिए एक केस तो ये हो सकता कि x अक्ष पर काटा अंताखंड धन का हो, x अक्ष पर काटा अंताखंड धने हो और y अक्ष पर काटा अंताखंड -a हो। देखिए x अक्ष की धन दिशा में a और y अक्ष की ऋण दिशा में a अंताखंड कट रहा। उसने ये कहा कि -3,4 से जाने वाली और दोनों अक्षों पर बराबर, दोनों अक्षों पर काटे गए अंताखंड की लंबाई कैसी होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी परंतु विपरीत चिन्ह की होना चाहिए। यदि आप x अक्ष पर धनांताखंड लेते हैं तो देखिए y, तो ये रेखा, एक तो रेखा ये हो सकती है और एक रेखा ये भी तो हो सकती, देखिए ऐसी। देखिए x अक्ष पर कटा अंताखंड ऋण का है और y अक्ष पर कटा अंताखंड धन का है। x अक्ष की ऋण दिशा में a और y अक्ष की धन दिशा में a। उसने ये कहा -3,4 से जाने वाली, -3,4 रेखा कैसे होकर जा रही है, -3,4 से जा रही है रेखा, -3,4 से जाने वाली और दोनों अक्षों पर बराबर परंतु विपरीत चिन्हों के अंतःखंड, दोनों अक्षों पर बराबर अंतःखंड कट रहे हैं लेकिन विपरीत चिन्हों के। x अक्ष पर कटा अंतःखंड ऋण है तो y अक्ष पर धन है। काटने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। यहां देखिए ये हो जाएगा आपका a, ये हो जाएगा आपका b। यहां देखिए, अब अगर मान लीजिए हम ये चित्र लेते हैं, मान लीजिए, बताइए तो -3,4 तो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, -3,4 होगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, -3,4 सेकंड को, तो ये रेखा तो कभी -3,4 से जाएगी नहीं। उसने क्या कहा था, हमें ऐसी रेखा का समीकरण बताना है, हमें ऐसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो -3,4 से जावे और अक्षों पर समान लंबाई के परंतु विपरीत चिन्ह वाले अंताखंड काटवे। यदि x अक्ष पर धने काट रहा तो y अक्ष पर ऋण अंताखंड काटवे, ये कहा था उसने। हमने मान लिया कि x अक्ष पर काटा अंताखंड धने है तो y अक्ष पर काटा अंताखंड ऋणे होगा, लेकिन ये उत्तर अमान्य होगा। क्यों? क्योंकि ये वाली रेखा कभी सेकंड जो इस वाले बिंदु से जाएगी नहीं, ये बिंदु है द्वितीय चतुर्थांश में, और ये रेखा देखिए द्वितीय चतुर्थांश से कभी जा ही नहीं रही है,
अतः ये चित्र आपका अमान्य हो जाएगा, ये उत्तर आपका नहीं हो सकता। अब ये देखिए, -3,4 ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, -3,4 से रेखा जा रही है। ये चित्र बनेगा आपका। नहीं समझ में आ रहा? उसने ये कहा था कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो -3,4 से जावे और अक्षों पर बराबर किंतु विपरीत चिन्ह के अंतःखंड काटवे। बताइए, अक्षों पर बराबर और विपरीत चिन्ह के अंतःखंड, एक तो ये हो सकता कि x अक्ष पर ऋणात्मक अंतःखंड और y अक्ष पर धनात्मक अंतःखंड। देखिए, विपरीत चिन्ह के अंतःखंड है और बराबर भी है। और देखिए, आपको ये भी हो सकता है, ये भी आपका हो सकता है। देखिए, x अक्ष पर काटा अंतःखंड और y अक्ष पर, इस पर धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। देखिए x अक्ष पर कटा अंतःखंड धन का है और y अक्ष पर कटा अंतःखंड ऋण का है। उसने कहा अक्षों पर बराबर किंतु विपरीत चिन्ह के अंतःखंड, x अक्ष पर धन का तो y अक्ष पर ऋण का। या तो रेखा ये हो सकती है या रेखा ये हो सकती है, x अक्ष पर ऋण का तो y अक्ष पर धन का। लेकिन ये वाली रेखा आपके क्वेश्चन की नहीं होगी, क्योंकि ये रेखा कभी -3,4 से जाएगी नहीं। -3,4 सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, -3,4 सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। और ये रेखा देखिए कभी सेकंड क्वाड्रेंट से जाएगी ही नहीं जाएगी ना। इसलिए आप इसको मिटा देंगे और आपका केवल एक आंसर आएगा। ये देखिए, x अक्ष पर कटा अंतःखंड ऋणात्मक, y अक्ष पर कटा अंतःखंड धनात्मक। ये देखिए, और रेखा देखिए -3,4 से जा रही है। -3,4 सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। ये होगी आपकी रेखा। -3,4 से जाने वाली रेखा -3,4 से जा रही है, दोनों अक्षों पर बराबर लंबाई तो होना चाहिए, लेकिन विपरीत चिन्ह के अंतःखंड कटना चाहिए। तो बराबर लंबाई और विपरीत चिन्ह के अंतःखंड की दो स्थितियां होती हैं। रेखा अक्षों पर विपरीत चिन्ह के अंतःखंड काटवे। देखिए, x अक्ष पर ऋण का तो y अक्ष पर धन का, या फिर ये स्थिति थी जो हमने अवेल मिटा दी है। लेकिन ये हमारी स्थिति मान्य नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसने एक कंडीशन और दी है। एक तो उसने ये कहा कि रेखा अक्षों पर विपरीत चिन्ह के अंतःखंड काटे, यानी x अक्ष पर धन का और y अक्ष पर ऋण का। ये तो सही है, लेकिन ये रेखा क्या -3,4 से जाएगी? -3,4 तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। क्या ये रेखा सेकंड क्वाड्रेंट से जा रही है? क्या नहीं जा रही है। तब आपका केवल एक ही उत्तर होगा, आप केवल इसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, -3,4 से जान, देखिए इस रेखा का समीकरण निकालना है। ये -3,4 से जा रही है और दोनों अक्षों पर बराबर किंतु विपरीत चिन्हों के अंतःखंड काटने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। माना रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा अंतःखंड OA = -A है। देखिए, चित्र जरूरी है। अगर आपको दिमाग में चित्र चल रहा है तो आप क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। उसने ये कहा कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो -3,4 से जावे और अक्षों पर बराबर किंतु विपरीत चिन्ह के अंतःखंड काटवे। x अक्ष पे भी a अंतःखंड, y अक्ष पे भी a अंतःखंड। लेकिन अगर x अक्ष पे आपका ऋण अंतःखंड कट रहा तो y अक्ष पे धन अंतःखंड कटना चाहिए। माना रेखा द्वारा x अक्ष पे काटा अंतःखंड ऋणात्मक है, विपरीत चिन्ह के ना। माना रेखा द्वारा x अक्ष पे काटा अंतःखंड ऋणात्मक है, ठीक है। तथा माना ने इसलिए रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा अंतःखंड OB = +A होगा। रेखा अक्षों पर बराबर लंबाई के किंतु विपरीत चिन्ह के। देखिए, x अक्ष पर ऋण का अंतःखंड तो y अक्ष पर धन का, लेकिन लंबाई उनकी a होना चाहिए। विपरीत चिन्ह के अंतःखंड की एक कंडीशन ये हो रही थी और विपरीत चिन्ह के अंतःखंड की एक कंडीशन ये हो रही थी, इसलिए अमान्य हो गई
क्योंकि ये रेखा उसने एक शर्त और कही है कि -3,4 से जाने वाली, हम वो रेखा मानेंगे, हमें वो वाली रेखा चाहिए है जो अक्षों पर विपरीत चिन्ह के और बराबर लंबाई के अंतःखंड को काटवे, लेकिन इस वाली बिंदु से भी जावे। तो देखिए ये वाली रेखा इस वाले बिंदु से कभी नहीं जाएगी, क्योंकि ये बिंदु है द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश से ये रेखा कभी नहीं जाएगी, इसलिए इसका एक ही उत्तर आएगा। ठीक है, हमने मान लिया, माना रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा अंतःखंड ऋण है, y अक्ष पर काटा अंतःखंड धन है, इसलिए रेखा AB का समीकरण, रेखा AB का समीकरण x/-a प्लस y/a = 1। अब आप क्या करिए, a से मल्टीप्लाई कर, a से, तो -x प्लस y, a से मल्टीप्लाई किया = a। अब बताइए रेखा कैसे होकर जा रही है। जो रेखा एक है, आपने उस रेखा का समीकरण ज्ञात कर लिया जो अक्षों पर समान लंबाई के परंतु विपरीत चिन्ह वाले अंतःखंड काट रही है। हमने मान लिया x अक्ष पर काटा अंतःखंड -a है प्लस y अक्ष पर प्लस a है, तो रेखा का समीकरण आपका ये आ गया। अब बताइए रेखा एक कैसे होकर जा रही है। दिया है रेखा एक -3,4 से जाती है, अतः संतुष्ट करेगी। संतुष्ट करेगी का मतलब क्या बोला था हमने, x के स्थान पर -3 और y के स्थान पर 4 रख दीजिए। माइनस पहले क्या लगा, x के स्थान पर -3 प्लस y के स्थान पर 4 = a, तो ये प्लस हो जाएगा, a = 7 आ जाएगा। a = 7 एक में रख दीजिए, पुट a = 7 in 1, -x प्लस y = 7, इस तरफ ले जाओ, x - y प्लस 7 = 0। ये आपका रेखा का समीकरण हो गया, रेखा का समीकरण हो गया। -3,4 से जा रही थी रेखा। देखिए उसने हमें दो शर्तें दी हैं कि पहली बात तो ये है कि अक्षों पर बराबर लंबाई के परंतु विपरीत चिन्ह के अंतःखंड कटवे, यानी यदि x अक्ष पर ऋण का अंतःखंड कट रहा है तो y अक्ष पर धन का, x अक्ष पर नेगेटिव तो y अक्ष पर पॉजिटिव, और दूसरी शर्त ये दी कि रेखा -3,4 से भी जावे। ठीक है, अक्षों पर विपरीत चिन्ह के अंतःखंड कटवे। तो हमने मान लिया, हमने ये रेखा अमान्य कर दी, आपको पता है। हमने मान लिया x अक्ष पर कटा अंतःखंड -a है, y अक्ष पर अंतःखंड +a, तो रेखा का समीकरण x अक्ष पर कटा अंतःखंड प्लस y अक्ष पर कटा अंतःखंड = 1। अब हमने a से मल्टीप्लाई कर दिया, ये रेखा -3,4 से जा रही है, तो a = 7 आ गया। a = 7 आप यहाँ रख दीजिए, तो रेखा का समीकरण -x प्लस y = 7 आ गया। x अब ये सब उस तरफ ले जाइए, +x - y प्लस 7 = 0। ये रेखा का आपका समीकरण आ गया, उतार लीजिए। देखिए एक और क्वेश्चन, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो अक्षों पर समान लंबाई के। देखिए इस क्वेश्चन में उसने ये नहीं कहा कि धनात्मक, आप लोगों ने जो आज क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें एक में लिखा था कि दोनों अक्षों पर समान लंबाई के धनात्मक अंतःखंड, तब आपने कहा था कि दोनों अक्षों पर समान लंबाई के धनात्मक अंतःखंड, तो आपने इसे a कहा था, और रेखा का समीकरण x प्लस y = a आ गया था, और रेखा कैसे होकर जाई थी, संतुष्ट करा दिया था, तो इससे a आ गया था। अगर सवाल में ऐसा लिखा हो कि दोनों अक्षों पर समान लंबाई के धनात्मक, या लिखा हो ऋणात्मक, या लिखा हो विपरीत चिन्हों के, तो समझ लीजिए एक ही आंसर आएगा। क्या, यदि क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो दोनों अक्षों पर समान लंबाई के धनात्मक अंतःखंड काटती है, धनात्मक अक्षों पर समान लंबाई के अंतःखंड काटती है, तो समझ जाइए एक ही उत्तर आएगा। अगर मान लो ऐसा लिखा हो उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो कि जो ऋणात्मक अक्षों पर समान लंबाई के अंतःखंड काटती हो और किसी बिंदु से जा रही हो, तब भी एक ही आंसर आएगा। या ये लिखा हो
कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में लिखा था, जो विपरीत चिन्हों के अंतःखंड काट रही हो, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो दोनों अक्षों पर विपरीत चिन्हों के अंतःखंड काट रही हो और किसी एक बिंदु से जा रही हो। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो दोनों अक्षों पर विपरीत चिन्ह के अंतःखंड काट रही हो और किसी एक बिंदु से होकर जा रही हो, तो अभी एक ही आंसर आएगा। ना तो ये लिखा हो कि धनात्मक, ना ये लिखा हो ऋणात्मक, ना ये लिखा हो विपरीत चिन्हों के, तो समझ जाइए इसके दो आंसर आएंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर सवाल में लिखा होता कि धनात्मक अंतःखंड काट रही है तो एक आंसर आता, ऋणात्मक अंतःखंड काट रही है तो एक आंसर आता, विपरीत चिन्हों के अंतःखंड काट रही है तो एक आंसर आता। यहां देखिए, लेकिन उसने ये तो ना इसमें धनात्मक लिखा, ना ऋणात्मक लिखा, ना विपरीत चिन्हों के। क्या है क्वेश्चन? उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो दोनों अक्षों पर समान लंबाई के अंतःखंड काट रही है। देखिए, ना धनात्मक तो नहीं लिखा, ऋणात्मक तो नहीं लिखा, विपरीत चिन्हों के नहीं लिखा, इसमें समझ जाइए दो आंसर आएंगे इसके। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो अक्षों पर समान लंबाई के अंतःखंड काटती है। देखिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, अक्षों पर समान लंबाई के अंतःखंड काट रही है रेखा और -4,2 से जाती है। एक तो रेखा ये भी हो सकती, दो आंसर ही आएंगे, दो से ज्यादा नहीं आएंगे। अगर आपको लग रहा हो कि हमने बोला ना कि यदि धनात्मक नहीं लिखा हो, अक्षों पर समान लंबाई के धनात्मक, अक्षों पर समान लंबाई के ऋणात्मक, अक्षों पर विपरीत चिन्हों के अंतःखंड अगर ये नहीं लिखा हो तो आप समझ जाइए कि दो आंसर आएंगे, तीन नहीं आएंगे। लेकिन अगर धनात्मक लिखा हो, ऋणात्मक लिखा हो, विपरीत चिन्ह, तो एक आंसर आएगा। इसमें दो आंसर ही आएंगे। आप दो का प्रयास ही आप तीन नहीं करने लगिए कि हम तो तीन आंसर लेके आएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप दो आंसर, दो चित्र आप कोई बना दीजिए। देखिए, रेखा कैसे होकर जा रही है? -4,2 से जा रही है। तो एक तो आप ये है लो, -4,2 सेकंड क्वाड्रेंट में होता ना, तो देखिए -4,2 सेकंड क्वाड्रेंट। देखिए, ये रेखा दोनों अक्षों पर समान लंबाई के अंतःखंड काट रही है। देखिए, रेखा एक्स अक्ष पे धन ए, वाई अक्ष पे धन ए और -4,2 से जा भी रही है। देखिए, ये और देखिए ये वाली भी रेखा तो हो सकती। देखिए, बताइए, इस रेखा में एक्स अक्ष पे इसे मान लीजिए आप सी, इसे मान लीजिए आप डी। ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे समान लंबाई के अंतःखंड काट रही है रेखा। देखिए, इसको मिटा दीजिए। अच्छा, अब देखेंगे ये सी डी रेखा। देखिए, एक्स अक्ष पे ऋणीय अंतःखंड काट रही है, वाई अक्ष पे धनीय अंतःखंड काट रही है ना, और -4,2 से जा रही है। तो इसमें दो केस बन सकते हैं। एक केस तो ये बन सकता है, एक केस तो ये बनेगा कि देखिए अक्षों पर समान लंबाई के अंतःखंड काट रही है और -4,2 से जा रही है। दूसरा केस ये बन सकता कि अक्षों पर समान लंबाई के अंतःखंड काट रही है। अब यहां पे उसने चिन्ह की बात नहीं करी ना, तो चिन्ह लेने में हम स्वतंत्र हैं। हम चाहे दोनों अंतःखंड धनात्मक ले लें, हम चाहे तो एक ऋणात्मक एक धनात्मक ले लें, ये हमारी इच्छा के ऊपर रहेगा। ठीक है, एक ये चित्र तो कन्फर्म है कि रेखा देखिए -4,2 से जाएगी सेकंड क्वाड्रेंट से, और एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड ऋण का और वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड धन का। और एक देखिए, ये भी देखिए, एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड धन का, वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड ऋण का। ये दो केस बनेंगे। अगर सवाल में ये नहीं लिखा कि विपरीत, अगर उसने विपरीत चिन्ह के लिखा होता, देखिए विपरीत चिन्ह के लिखा होता तो केवल ये केस बनता, एक्स अक्ष पर ऋण का, वाई अक्ष पर धन का अंतःखंड, और इससे जा रही है। अगर मान लो उसने ये लिख दिया होता, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो अक्षों की धन दिशा में समान लंबाई, तो फिर ये केस बनता। देखिए, रेखा अक्षों की धन दिशा में समान लंबाई के अंतर, फिर ये नहीं बनता। और देखिए -4,2 से जा रही है रेखा, फिर ये केस नहीं बनता आपका, एक्स अक्ष पे ए, वाई अक्ष पे धन ए। अगर धनात्मक लिख दिया होता, अगर विपरीत चिन्हों के लिख दिया होता तो ये वाला केस बनता, फिर ये नहीं बनता विपरीत चिन्हों के में, क्योंकि रेखा को -4,2 से भी तो जाना है ना।
तो विपरीत चिन्हों के में ये बनता, लेकिन ना तो उसने धनात्मक लिखा ना विपरीत चिन्हों के लिखा। तो हम ये केस भी ले सकते हैं, हम ये केस भी ले सकते हैं और हम ये केस भी ले सकते हैं। देखिए हम मान ले, तो हम पहले ऐसा कर रहे हैं, ए बी रेखा के लिए निकाल रहे हैं, ए बी रेखा ये है पहले इसके लिए, फिर हम निकालेंगे सी डी रेखा के लिए। यहां देखिए चित्र बनेगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। चित्र नहीं बनाओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप लिखेंगे ए बी, सॉल्यूशन शुरू हो गया ए बी रेखा के लिए। देखिए आप लिखेंगे ए बी रेखा के लिए, ए बी रेखा बताइए, ए बी रेखा अक्षों पर समान लंबाई के अंतःखंड काट रही है, काट रही है, क्योंकि यहां पे आपको चित्र देख के बताना है कि धन एक्स अक्ष पर समान लंबाई के अंतःखंड काट रही है, ठीक है। और -4, तो एक उत्तर तो ये आ जाएगा आपका। दूसरा उत्तर ये आएगा, देखिए ये सी डी रेखा है ना, अक्षों पर समान लंबाई के अंतःखंड काट रही है और -4,2 से जा रही है। ऐसे दो आंसर आएंगे। आप तीसरा आंसर लेने का प्रयास नहीं करना, अगर आप करेंगे भी ना तो वो आंसर अलग नहीं आएगा, वो उसी में से कोई एक आंसर आ जाएगा। देखिए ए बी रेखा के लिए माना, ये हेडिंग हो गई, ए बी रेखा के लिए माना रेखा द्वारा एक्स अक्ष पर काटा अंतःखंड, एक्स अक्ष पर काटा अंतःखंड OA = A है। माना रेखा द्वारा एक्स अक्ष पर काटा अंतःखंड OA = A है तथा रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा अंतःखंड OB = VA होगा। देखिए ए बी रेखा के लिए आप समझ सकते होंगे, ए बी रेखा के लिए एक्स अक्ष पर काटा अंतःखंड A, y अक्ष पर काटा अंतःखंड A है, इसलिए ए बी रेखा का समीकरण, ए बी रेखा का समीकरण, ए बी रेखा का समीकरण x अपॉन एक्स अक्ष पर काटा अंतःखंड y अपॉन y अक्ष पर काटा अंतःखंड = 1, यानी x + y = A। बताइए रेखा एक कैसे होकर जा रही है, ये ए बी रेखा कैसे होकर जा रही है। रेखा एक -4,2 से जाती है, अतः संतुष्ट करेगी, संतुष्ट करेगी। तो बस यहाँ पे आप x के स्थान में -4 + y के स्थान में 2 लिख दीजिए = A, तो A = -2 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, x = A = -2 एक में रख देंगे, एक में A = -2 रखने पर रेखा का अभीष्ट समीकरण x + y = -2, यानी x + y + 2 = 0। ये रेखा का अभीष्ट समीकरण एक उत्तर आ गया आपका। आपका एक आंसर ये आ गया है, ए बी रेखा है। आप ये भी तो है, देखिए रेखा अक्षों पर समान लंबाई के अंदर, आप यहाँ पर चिन्ह की बात नहीं चल रही ना, एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड आप मान लेना b, क्या मान लेना आप b, और y अक्ष पर कटा अंतःखंड मान लेना आप -b। एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड होगा आपका -b और y अक्ष पर कटा अंतःखंड +b। ये केस भी तो हो सकता। सीडी रेखा के लिए देखिए, आप सीडी रेखा के लिए पहले आप इतना उतारिए, फिर हम आगे देखें। देखिए सीडी रेखा के लिए, ये है सीडी रेखा, एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड -b मान लो। अब आपने ए भी इतनी सी दूरी को आपने ए मान लिया ना, इतनी सी दूरी, तो ऐसा नहीं कि आप इतनी सी दूरी को ए मान लें और इतनी सी दूरी को भी, इतनी लंबी दूरी को भी ए मान लें। यानी आपने ए बी रेखा के लिए अंतःखंड आपने ए मान लिया ना, तो सीडी रेखा के लिए आप बी अंतःखंड मानिए कि माना सीडी रेखा द्वारा, सीडी रेखा के लिए माना रेखा द्वारा एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड -b और रेखा द्वारा y अक्ष पर कटा अंतःखंड +b है। देखिए आपके इसको मिटा दीजिए, अच्छा चलिए इसको मिटा दीजिए, ए बी सब मिटा दीजिए। लो अब आपको सीडी रेखा द्वारा एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड क्या है -b,
और y अक्ष का अंतःखंड क्या है? प्लस b। इसलिए CD रेखा का समीकरण, CD रेखा का समीकरण, CD रेखा का समीकरण होगा x अपॉन माइनस b प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। CD रेखा का समीकरण। अब आप b से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू, b से मल्टीप्लाई करो माइनस एक्स, b से मल्टीप्लाई प्लस वाई इक्वल टू v। लो, ये आपकी रेखा 2 हो गई। रेखा 1 आपने ए बी रेखा के लिए मान लिया होगा, ये इक्वेशन 2 हो गई। बताइए रेखा CD किस बिंदु से जा रही है? -4, 2 से जा रही है। रेखा 2 -4, 2 से जाती है, अतः संतुष्ट करेगी। क्या करेगी? माइनस एक्स के स्थान पर -4, y को लिख देंगे 2 इक्वल टू v, तो v इक्वल टू आएगा आपका 6। v इक्वल टू 6 आप 2 में रख देंगे, 2 में v इक्वल टू 6 रखने पर रेखा का अभीष्ट समीकरण, देखिए दूसरा आंसर आ गया। अभीष्ट समीकरण -x प्लस वाई इक्वल टू 6, सब उस तरफ ले जाइए, x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए ये दूसरा आंसर आएगा। अगर सवाल में ये लिखा हो कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो एक बिंदु से जा रही हो, अक्षों की धनात्मक दिशा में समान लंबाई के अंतःखंड काट रही हो। अभी आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था, अक्षों की -4, 2 से जा रही है और अक्षों की धनात्मक दिशा में समान लंबाई के। अगर इतना सा लिखा होता कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो -4, 2 से जाती है और अक्षों की धनात्मक दिशा में समान लंबाई के अंतःखंड काटती है, अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो आपका एक आंसर आता। आप लिख देते कि x अक्ष पर अंतःखंड है, y अक्ष पर अंतःखंड है, तो रेखा का समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू a। ये -4, 2 से जाती है तो रेखा a इक्वल टू आपका -2 आता है, a इक्वल टू -2 रख दो तो रेखा का समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू -2 आ जाता है। रेखा का समीकरण -2 को इस तरफ ले जा। अगर उसने ये कहा था कि दोनों अक्षों की धनात्मक दिशा में समान लंबाई के अंतःखंड काटती है, तो आपका एक आंसर आता है। अगर उसने ये कहा होता कि दोनों अक्षों की विपरीत चिन्ह के अंतःखंड काटती है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करिए जो दोनों अक्षों की समान दिशा में, दोनों अक्षों पर समान लंबाई की परंतु विपरीत चिन्ह के अंतःखंड काटे। तो आप लिख देते x अक्ष पर अंतःखंड -b और y अक्ष पर अंतःखंड b और -4, 2 से रेखा जा रही है। आपका रेखा का समीकरण होता है x अपॉन -b प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। यही तो है, ये हो जाता रेखा का समीकरण। और रेखा का ऐसे होगा, एक उत्तर आपका ये आ जाता। लेकिन ये वाला उत्तर कब आता? अकेला ये उत्तर कब आता? जब ऐसा क्वेश्चन होता, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो -4, 2 से जाती है और अक्षों पर समान लंबाई के परंतु विपरीत चिन्ह वाले अंतःखंड काटती है। अगर विपरीत चिन्ह लिखा होता तो केवल आपका आंसर ये वाला आता। अगर धनात्मक अंतःखंड लिखा होता तो ये आता। अगर मान लीजिए ना तो धनात्मक लिखा, ना ऋणात्मक लिखा, ना विपरीत चिन्ह के लिखा, तो आपके ये 2 आंसर, एक आंसर ये आया था आपका पहले और एक आंसर ये आएगा। आप चित्र पर विशेष गौर करिए, हम चित्र को फिर से पूरा कर दे रहे हैं। ये देखिए, ये यहाँ ए लिखा था, यहाँ बी। जब आप ए बी रेखा का समीकरण निकाले तो आप यहीं पर निगाह रखिए, और जब सी डी रेखा का समीकरण निकालें तो आप इसी पर निगाह रखिए। समझ में आ रहा? उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो उस रेखा का समीकरण जो अक्षों पर समान लंबाई के, उसने ना तो धनात्मक बोला, ना ऋणात्मक बोला, ना विपरीत चिन्ह के बोला, तो आप समझ जाइए 2 आंसर आएंगे। एक केस जी बना लेंगे कि देखिए समान लंबाई के अंतःखंड काट रही, -4, 2 से जा रही है, 2 आंसर ही आएंगे, 3 की प्रयास नहीं करना। कुछ लोग होते हैं वे ऐसे कर देते, ऐसे काहे नहीं कर दो कि देखिए -4, 2 से जा रही है रेखा है, तो x अक्ष पे ऋण का अंतःखंड, y अक्ष पे भी ऋण का अंतःखंड। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, देखिए ऐसा
लो ये हो गया, ऐसा ऐसा चित्र बना देंगे, देखिए वो ऐसा एक तो चित्र, एक उत्तर तो ये आएगा, ये उत्तर तो हम दे ही चुके ये वाला, और एक उत्तर अगर जिनने ये सोचा कि हम नहीं, हम तो ऐसा चित्र सोचेंगे, तो एक्स अक्ष पे माइनस है, वाई अक्ष पे माइनस है, देखिए ये आंसर आएगा। जो जबरदस्ती हमने ऐसी रेखा दी थी और किसी ने कहीं खींच खाँच के ऐसे कर दी कि हम तो ये देंगे, देखिए तो रेखा का समय क्या आएगा, एक्स अपॉन माइनस ए प्लस वाई अपॉन माइनस ए इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस ए, देखिए यही रेखा आएगी। चित्र आपका चाहे ऐसा बन जाए चाहे ऐसा बन जाए, आपके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं खींचातानी नहीं करना, आप दो आंसर ही आएंगे। देखिए ये आगे, अब बताओ ये रेखा -4,2 से जा रही है, संतुष्ट करा दिए, तो a इक्वल टू 2 आएगा, a इक्वल टू 2 आप यहाँ रख दीजिए। देखिए ये आंसर देखिए और देखिए ये आंसर देखिए, कोई फर्क पड़ा क्या? अगर आप जबरदस्ती खींचतान करके एक चित्र ये ले लेंगे, एक चित्र ये ले लेंगे और एक अलग से चित्र बना के कहते हैं कि नहीं हमें तो ये भी लग रहा, देखिए -4,2 से जा भी रही है, तो आपके आंसर दो ही रहेंगे। देखिए ये आंसर मैच कर गया। इसलिए आप अगर सवाल में धनात्मक दिया हो तो एक आंसर आएगा, ऋणात्मक दिया हो तो एक आंसर आएगा, विपरीत चिन्ह के दिया हो तो एक आंसर आएगा, लेकिन यदि ना धनात्मक दिया हो ना ऋणात्मक दिया हो तो दो आंसर ही आएंगे, तीन नहीं। तो देखिए अक्षों पर समान लंबाई के अंतर धनात्मक नहीं लिखा था, तो हमने एक केस ले लिया कि देखिए है ना, और एक केस ये ले लिया बस। या फिर अगर आपको ये केस नहीं लेना है तो आप देखिए ये ले लो एक केस और एक केस ये ले लो, कोई भी दो केस ही लेना, दो आंसर ही आएंगे। समझ में आ गया होगा। देखिए ये आपका पार्ट 8 यहीं पर समाप्त हो जाता है। पार्ट 9 में कुछ और स्पेशल क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। कोऑर्डिनेट अपने चरम की ओर जा रही है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, पूरा रिवीजन कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। धन्यवाद। उतार लीजिए ये।